इस कहानी की लेखक हैं अनुराग अग्निहोत्री। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की अचानक से नींद खुली। शायद उसने कोई आवाज़ सुनी थी। उसने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी नेहा नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो वॉशरूम गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट खुला था और वॉशरूम उसके बेडरूम से अटैच था। फिर ये गेट क्यों खुला हुआ है? राहुल ने अपने आप से पूछा। इसका मतलब नेहा वॉशरूम में नहीं, बाहर है। राहुल फिर अपने आप से बड़बड़ाया और राहुल अपने रूम से बाहर आ गया। वो एक 3 कमरों का फ्लैट था। राहुल ने सारे कमरों में देखा, लेकिन उसे नेहा कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नज़र कमरे से लगी बालकनी पर पड़ी। उसे वहाँ कोई आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ हिलता नजर आ रहा था। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और वहाँ अंधेरा भी काफ़ी था, इसलिए पहचानना मुश्किल था कि वहाँ कौन बैठा है। राहुल को लगा शायद नेहा है, लेकिन नेहा इतनी रात में वहाँ क्यों बैठी है? राहुल ने फिर अपने मन में सवाल किया। राहुल ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर आवाज़ लगाई, नेहा, हे नेहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो वैसे ही आराम से कुर्सी पर बैठी हिल रही थी। राहुल ने जब देखा कि कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसके पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, नेहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अचानक अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस करके नेहा झटके से उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलट कर राहुल की तरफ देखा। राहुल उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसकी आंखों में मिर्च चौंक दी हो। इस तरीके से लाल और आंखों के चारों तरफ काजल, अंदर नहीं आंखों के बाहर। चेहरा सफेद जैसे खूब सारा पाउडर पोत लिया हो और होठों पर चारों तरफ लिपस्टिक, खूनी लाल रंग की लिपस्टिक। उसकी शक्ल विभत्स और डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और डरावना बना रहा था। राहुल उसकी शक्ल देखकर घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मुंह से निकले शब्दों ने कर दी। कौन सी नेहा की बात कर रहा है तू? अच्छा, ओह, अपनी पत्नी की बात कर रहा है। चल भाग जा यहाँ से, यहाँ कोई नेहा नहीं है। उसकी बात सुनकर और उसका होलिया देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली नेहा को ये क्या हो गया। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके तालू में चिपकी हुई ज़बान से लड़खड़ाते हुए कहा, नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम क्या बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम नेहा नहीं हो तो फिर आखिर तुम हो कौन? उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई और फिर वो लगभग गुर्राते हुए बोली, हरामजादे, नेहा नहीं, उसकी बहन निधि हूँ। तूने नेहा से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो कर अपनी तकलीफ बता रही थी कि तूने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलाऊंगी तुझसे। इतना बोलकर वो कूदकर उस पर झपट पड़ी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और फिर वो उसका गला दबाने के साथ में बोली, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक से उस पर हमला कर देगी। वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाया। नेहा उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से दबा रही थी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पकड़ से छुटकारा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर आ गई हो। बड़ी मुश्किल से राहुल ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की, नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम निधि कैसे हो सकती हो? निधि को मरे हुए तो 7 साल हो गए। प्लीज नेहा, छोड़ दो। नेहा, मैं तुम्हारा पति राहुल हूँ। तुम अपने पति को कैसे मार सकती हो? राहुल की बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से नेहा की पकड़ हटते ही राहुल ने खांसते हुए लंबी लंबी सांसें ली और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसकी नजर सामने बेहोश पड़ी नेहा पर पड़ी। उसने डरते डरते नेहा को गोद में उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर आराम से बेड पर लेटा दिया। फिर वो सोचने लगा कि इसे अचानक हो क्या गया। कहीं सच में तो निधि की आत्मा इसके ऊपर हावी नहीं हो गई। वो सोचने लगा कि इतनी रात में मैं क्या करूं।
उसकी नींद गायब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। राहुल जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, वहां का दृश्य देख उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक 26-27 साल के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू घोंपकर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। इस कहानी के लेखक हैं अनुराग अग्निहोत्री। अरे आप वहाँ चेयर पर क्यों सो रहे हैं? रात को तो आप बेड पर सोए थे। सुबह आंख खुलने पर नेहा अपने पति राहुल को चेयर पर सोता हुआ देखकर अचंभित होते हुए पूछती है। नेहा की आवाज सुनकर राहुल हड़बड़ा कर उठा और नेहा को आंखें फाड़ कर देखने लगा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि ये रात वाली नेहा ही तो नहीं है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे आंखें फाड़ के क्यों घूर रहे हैं? नेहा को उसकी हरकत कुछ अजीब लगी थी। तुम्हें रात का क्या कुछ भी याद नहीं? राहुल ने आश्चर्य मिश्रित डर से पूछा। क्या कहना चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा की आंखें अचंभे से फैली जा रही थी। नेहा को समझते न देखकर राहुल ने उसे रात की सारी बात विस्तार से बता दी। राहुल की बात सुनकर नेहा ने उसका चेहरा ऐसे देखा जैसे कोई एलियन देख रहा हो। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। नेहा का चेहरा अब भी वैसा ही डरावना था जैसा रात में था। नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीखकर आईने के सामने से हट गई। अब उसे भी राहुल की बात पर यकीन होने लगा था और फिर ये यकीन होने पर वो रोने लगी और साथ ही बड़बड़ाने लगी। ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? राहुल, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसको इस तरह रोता देखकर राहुल ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो, हम आज ही किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे। देखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाए और मैं भी ऑफिस में छुट्टी के लिए फ़ोन कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों शहर के मशहूर मनोचिकित्सक के पास थे। राहुल ने डॉक्टर के सामने रात में घटी पूरी घटना विस्तार से बताई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले नेहा को अपने कैबिन के बाहर बैठने का इशारा किया। उसका इशारा समझकर नेहा ने राहुल की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे। राहुल ने नेहा से कहा, कोई बात नहीं, बाहर वेट करो ना, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसकी बात सुनकर नेहा ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। तो राहुल जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हो गया और क्या इस तरह की कोई घटना पहले हुई थी? डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और ये रात वाली घटना कल पहली बार हुई थी। नेहा के दिमाग पर अपनी बहन के मरने का सदमा कुछ ज्यादा ही गहरा बैठ गया और उसी की वजह से वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गई है। इसके सोने के बाद इसका अचेतन मन इस पर हावी होकर इसे निधि बना देता है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे इलाज से जल्द ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, उसकी बीमारी उसके लिए या किसी और के लिए खतरनाक तो नहीं है ना? राहुल ने रात में अपने ऊपर हुए हमले को याद करते हुए डॉक्टर से पूछा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, देखिए, फिलहाल तो खतरा है, ये अपना या किसी दूसरे का नुकसान कर सकती है, लेकिन अब ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं इसे जो मेडिसिन दूंगा उनसे नेहा को आराम मिलेगा और रात में गहरी नींद से सोएगी। आप उठाओगे तब भी नहीं उठेगी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल काफी हद तक संतुष्ट हो गया और फिर वो वहां से मेडिसिन लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। जैसे आग लगने का पता धुएं से चलता है, वैसे ही नेहा की बीमारी का पता आस पड़ोस में सबको चल गया और वे उससे बात करने से घबराने लगे। नेहा बेचारी सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती क्योंकि राहुल भी घर पर कब तक रहता, उसे नौकरी जो करनी थी। इसी तरह एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से 7 बजे लौटा। उसने फ्लैट की डोर बजाई लेकिन गेट नहीं खुला। उसने थोड़ी देर तक वेट किया, फिर से लगातार बेल बजाई लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक राहुल की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी। उसे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो और ये सोचकर वो फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए जोर जोर से लात मारने लगा। शोर सुनकर उसके पड़ोसी भी बाहर निकल आए। राहुल ने उन्हें सारी बात बता दी। वो लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने के लिए लग गए। थोड़ी देर में ही वो गेट टूटकर गिर पड़ा। राहुल दौड़ता हुआ अंदर गया। नेहा उस कमरे में नहीं थी। वो आवाज लगाता हुआ दूसरे कमरे में दौड़ पड़ा और पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी। राहुल जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा,
वहां का दृश्य देख उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक 26-27 साल के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू घोंपकर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। राहुल उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी उसने रूम में नजर घुमाई तो सामने बेड पर नेहा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था जो खून से लथपथ था और उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। वहां का दृश्य देखकर राहुल सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया? और ये आदमी कौन है? अब नेहा का क्या होगा? मैं नेहा को फांसी के फंदे से कैसे बचाऊंगा? आप इस आदमी को जानती हैं? क्या वजह थी जो आपने इसे मारा? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर नेहा से पहले राहुल बोला, इस कहानी के लेखक हैं अनुराग अग्निहोत्री। राहुल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। वो अब भी उस कमरे के फर्श पर निढाल पड़ा था। पड़ोसी उसे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे। नेहा अब भी बेड पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में ही पुलिस वहां आ गई। शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें सूचना दे दी थी। पुलिस वालों ने आते ही सबसे पहले सभी को उस कमरे से बाहर कर दिया और फिर वो अपनी जांच में जुट गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आया और उसको पूछा, इस फ्लैट का मालिक कौन है और उसका रिश्ता उस बेहोश पड़ी औरत से क्या है? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर राहुल सामने आया और फिर उसने शुरू से आखिरी तक सब बता दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उसने कमरे में वापस जाकर नेहा के चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसे उठाने का प्रयास किया। 2-3 बार छींटे मारने के बाद नेहा को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जैसे ही उसे पूरी तरह होश आया तो वो अपने सामने पुलिस को देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आया मेरे पति के साथ पुलिस क्यों है। तभी उसकी निगाह अपने हाथों और कपड़ों पर पड़ी। वो खून से सने हुए थे, पास में चाकू पड़ा था और साथ ही वो एकदम से बुरी तरह घबरा गई और फिर चाकू को अपने सामने की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सामने पड़ी लाश के पास जा गिरा। जैसे ही वहां चाकू गिरा तो नेहा की निगाह सामने पड़ी लाश पर पड़ी और लाश देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसने जोर से राहुल को आवाज लगाई और फिर उससे लिपट गई। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। उसकी हालत देखकर राहुल उसके लिए पानी ले आया और फिर उसने ये सारी घटना उसे बता दी कि कैसे वो ऑफिस से आया और गेट तोड़कर अंदर आ गया और फिर ये सब कुछ देखा। नेहा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने किया होगा। वो भला किसी को कैसे मारेगी? अभी वो सोच रही थी कि इंस्पेक्टर ने उसे पूछा, आप इस आदमी को जानती हैं? क्या वजह थी जो आपने इसे मारा? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर नेहा से पहले राहुल बोला, सर ये भला इसे क्यों मारेगी? ये तो इसे जानती तक भी नहीं। हमने आज से पहले इसे देखा भी नहीं है यहाँ, और वैसे भी ये मानसिक रूप से बीमार चल रही है। और फिर राहुल ने इंस्पेक्टर को नेहा की बीमारी के बारे में विस्तार से बता दिया और साथ ही उसे डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा दी। इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद राहुल से कहा, देखिए मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन क्या है कि मैं कानून के हाथों से मजबूर हूँ। मुझे अभी तो आपकी वाइफ को अरेस्ट करना पड़ेगा। बाकी आप कल कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट दिखा देना, हो सकता है इन्हें वहां से राहत मिल जाए। और फिर ये कहकर पुलिस वाले नेहा को अपने साथ ले गए। अगले दिन 12:30 बजे कोर्ट रूम में अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था कि ये मर्डर किसने किया था, मरने वाला कौन था। थोड़ी देर में ही जज के सामने केस की फाइल रखी गई। सरकारी वकील नेहा को ही कातिल साबित करने में तुला था और राहुल की तरफ से बचाव का वकील ये बता रहा था कि जज साहब, मेरी क्लाइंट मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए उसने होश में ये खून नहीं किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट को इस ग्राउंड पर जमानत दी जाए। जज ने दोनों वकीलों की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने बोला, देखिए अभी कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती कि मुजरिम की दिमागी हालत सच में ठीक है या नहीं। कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती, इसलिए मैं पुलिस से आदेश करता हूं कि सरकारी डॉक्टरों की निगरानी में 15 दिन तक मुजरिम की दिमागी हालत का पता लगाया जाए और फिर कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट उसके बाद ही कोई फैसला करे। और यह आदेश करके जज साहब कोर्ट रूम से उठकर अपने बेंच पर चले गए और उधर राहुल भीगी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगा और नेहा जज के आदेश को सुनकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक उसकी जिंदगी में ये तूफान क्यों आ गया। अच्छी भली तो आराम से जिंदगी चल रही थी
फिर अचानक से ये सब क्यों होने लगा? नेहा ज़्यादा देर तक सोच नहीं पाए। उसे पुलिस वाले कोर्ट से लेकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। वो पीछे राहुल की आवाज़ सुन पाई थी, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहा था, नेहा, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा और मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा हूँ। लेकिन नेहा राहुल के कहने पर भी अपने आप को घबराने से रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थी। नेहा को वहां से सीनियर डॉक्टर के सामने लाकर बैठा दिया गया। वो डॉक्टर नेहा की फाइल चेक करने लगा और फिर वो अपने तरीके से सबको एग्जामिन करने लगा। उसने नेहा से सारी बातें पूछी और फिर उसे एक अकेले कमरे में छोड़ दिया गया और गेट बाहर से बंद कर दिया गया। वो अकेली उस छोटे से कमरे में बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी नेहा को उस कमरे में बंद करे हुए कोई 1 घंटा हुआ होगा कि तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला। नेहा ने देखा कि वहां राहुल अंदर आ रहा है। राहुल ने अंदर आते ही समय के साथ में आए हॉस्पिटल के चपरासी को 500 रुपये देते हुए कहा कि मुझे 5 से अकेले में बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो रुपए हाथ में पकड़कर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही राहुल नेहा से लिपट गया और फिर रोने लगा। रोते रोते वो बोलने लगा, नेहा, ये तुमसे क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना तो ये जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता। काश ये कोई भयानक सपना होता और मेरी आँख खुलती और ये सब ठीक हो जाता। और फिर अचानक राहुल रोते रोते जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके लगा के, ताली बजा बजा के। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पागल हो गया हो। और फिर अचानक वो चुप हो गया। फिर उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया और वो अपने दांत पीसते हुए लाल लाल आंखों से नेहा से बोला, तेरा वो भूतिया मेकअप बड़े इत्मीनान से किया और जब फिर तुझे सुबह होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरफ से सुनाई। इस कहानी के लेखक हैं अनुराग अग्निहोत्री। अब आई ना तू अपनी सही जगह। राहुल ने एक एक शब्द अपने दांतों से पीसते हुए नेहा से बोले। राहुल का ये रूप देखकर नेहा को एक तगड़ा झटका लगा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि राहुल ऐसे क्यों बोल रहा है। उसके मुंह से बस ये ही शब्द निकले, राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बड़ी सती सावित्री बन रही है ना तू। बहुत नाटक कर लिया तूने, अब बस कर। मुझे तेरे बारे में सब सच पता चल चुका है। वो गुस्से में फुफकारते हुए बोला। राहुल प्लीज यार, मुझसे ऐसी बातें मत करो। मैं भला तुम्हारे साथ क्या ऐसा गलत करूंगी जो तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो? नेहा जोर से रो पड़ी। लगता है तू तब तक नहीं मानेगी जब तक कि मैं कच्चा चिट्टा खोल न दूं। अच्छा तो सुन। और फिर राहुल ने नेहा को अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोलना शुरू किया। तुझे याद है आज से कई 1 महीने पहले मुझे मेरी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, जो मैं अक्सर जाता रहता था। और फिर उस काम को निपटा कर मैं 2 दिन बाद वापस घर लौट रहा था। उसी दिन तेरा बर्थडे था और मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे अपने आने की खबर नहीं दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सरप्राइज तो तू मुझे देने वाली है। मैं जिस बस से आ रहा था वो रास्ते में ही ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं रात के 1:30 बजे घर पहुंचा। अब इतनी रात हो गई थी तो मैंने सोचा तू सो गई होगी, लेकिन मैंने चाबी से फ्लैट का ऑटोमेटिक गेट खोल दिया। तुझे शायद पता नहीं था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी रहती है। क्या करूं, बैचलर लाइफ की आदतें जल्दी नहीं जाती। जब मैं चाबी से फ्लैट का गेट खोलकर अंदर आया तो सारे फ्लैट में अंधेरा था सिवाय बेडरूम के। पहले तो मैंने समझा कि शायद तूने अंधेरे में डर न लगे, इसलिए रूम की लाइट ऑन की होगी। लेकिन मेरी गलतफहमी थोड़ी देर बाद ही दूर हो गई। जैसे ही मैं बेडरूम के पास आया तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने सोचा टीवी देख रही हूँ, लेकिन मेरा भ्रम जल्दी ही टूट गया। मैंने बेडरूम के की होल के अंदर देखा तो तू किसी दूसरे आदमी के साथ थी। मैं वो देखकर जैसे आसमान से नीचे गिर पड़ा। मन तो कर रहा था तुम दोनों को वहीं पर खून कर दूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं दरवाजे से कान लगाकर तुम दोनों की बात सुनने लगा। अगर उस रात मैंने दोनों की बात ना सुनी होती तो मैं इस समय तेरे सामने जिंदा ना खड़ा होता। तुम दोनों कमीने मिलकर मेरे मर्डर का प्लान बना रहे थे।
तुम तो कब का मुझे कॉलेज टाइम के प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाने लगा चुकी होती, लेकिन भला हो उस बस का जो खराब हो गई और मैं घर पे लेट पहुंचा। मैंने जब तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, फिर मुझे यकीन हो गया कि तू वो नहीं है जिसे मैं अग्नि के 7 फेरे लेकर लाया था, बल्कि तू कोई और है। बस फिर मैं जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वहाँ से चला गया। और फिर वो रात मैंने एक होटल में काटी। फिर अगले दिन मैं घर वापस आ गया। मैंने तुझे कानों कान कुछ खबर नहीं लगने दी। बस मैं तुझसे सतर्क हो गया, ऐसा सतर्क जिससे तुझे कोई शक ना हो। और फिर मैं तुझे और तेरे आशिक को ठिकाने लगाने की प्लानिंग सोचने लगा। और फिर एक दिन मुझे तुम दोनों को ठिकाने लगाने का आइडिया मिल गया। मुझे पता था कि 7 साल पहले तेरी बहन निधि की मौत हो चुकी थी। बस वहीं से मुझे आइडिया मिला। तुझे याद है जिस रात तूने मुझ पर हमला किया था? उस रात सोने से पहले मैंने तुझे कॉफ़ी पिलाई थी। तुझे पता है वो सिर्फ कॉफ़ी नहीं थी, मैंने उसमें नींद की गोलियां मिलाई थी, इतनी सारी कि तेरे सर पर कोई ढोल भी बजाए तो तुम उठे ना। और फिर जब तुम बेहोश हो गई तो फिर मैंने तेरा वो भूतिया मेकअप बड़े इत्मीनान से किया। और जब फिर तुझे सुबह होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरफ से सुनाई। और फिर मैं तुझे उस दिमाग के डॉक्टर के पास ले गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि तू पागल है। और फिर जब उस दिन तूने अपने आशिक का मर्डर किया, अरे नाना तूने नहीं, मैंने करवाया था उस हरामजादे का मर्डर। अब सुन कैसे कि तुझे भी नहीं पता चला। अच्छा चल याद कर, उस दिन की सुबह नाश्ते के बाद मैंने कुछ नई दवाइयाँ दी थी तुझे खाने को। असल में वो दवा नहीं थी, तुझे फिर से बेहोश करने वाली गोलियाँ थी। और फिर थोड़ी देर के बाद तू बेहोश हो गई। फिर मैंने तेरे मोबाइल से ही आशिक को मैसेज करा कि वो यहाँ 12 बजे तक आ जाए। मेरा पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया है। मैं जानता था कि वो ये मैसेज पढ़ते ही दौड़ा चला आएगा, और यही हुआ। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, लेकिन मैं टाइम से ऑफिस चला गया और तेरे आशिक के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक पेशेवर को सौंप दिया। उसे मैंने सब समझा दिया था कि उसे कैसे मारना है और कैसे तुझे फंसाना है। फिर मैंने उसे फ्लैट पर 11 बजे ही भेज दिया, उसी चाबी के साथ। और फिर उसने अपना काम बड़ी सफाई से किया, एकदम परफेक्ट। उसके काम से खुश होकर मैंने उसे टिप भी दी थी। इसके आगे का तुझे सब पता ही है। और अब आई तेरी बारी। अगर मैं तुझे वहीं फ्लैट पे मरवा देता तो मैं ज़रूर फंसता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तू तो अब मरेगी यहाँ इस पागल खाने में, वो भी सुसाइड करके। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम इतना पसंद आया कि मैंने उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तेरे सुसाइड का कॉन्ट्रैक्ट। तू वैसे भी कानून की नज़र में पागल है, और तू तो जानती है कि पागल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, सुसाइड भी। मैंने इस पागल खाने के कुछ लोगों को खरीद लिया है, वो भी तुझे इस पापी संसार से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। बस अब तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में तू इस तकलीफ से मुक्ति पा जाएगी। अच्छा डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे तेरे अंतिम संस्कार पर। और ये बोलकर राहुल ने नेहा को गले लगा लिया और बोला, एक बार बेवफा के गले लगकर भी तो देखूं, पता तो चले ये साला दिल कितने जोर से धड़कता है। और फिर वो ठहाके मारकर हंसने लगा और फिर एकदम से चुप होकर रोते हुए बाहर की तरफ चला गया ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद नेहा राहुल के सामने जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। लेकिन राहुल पर इसका अब कोई असर नहीं था, क्योंकि उसका बदला पूरा हुआ।